money power is played very important role, and already so many occasions I told that pressure tactics amongst the voters, pressure tactics because of power and some IT, everything with that pressure. And another important thing is money power. Lot of money power. Usually in last 6 elections, I have not at all used any money power. I have not distributed money to the voters. First time, BJP candidate, BJP party has played a money and distributed money 500, 1000 to the voters. It is first time President started in Hubli Central. All these factors has given me edge of the BJP. नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और इस जीत के बाद बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस के नेता इस जीत के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम विपक्षी दल के नेता भी काफी गदगद हैं। जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को बजरंग बली का आशीर्वाद मिल गया है। इतना ही नहीं, नेताओं की ओर से ये भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी का अंत हुआ, वैसे ही तमाम जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी का अंत हो जाएगा। ये बीजेपी के पतन की शुरुआत है। इस तरह की बयानबाजी लगातार की जा रही है। लेकिन वहीं आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार कर्नाटक में हारे हैं, वो दरअसल ईवीएम को दोष नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में वो अब नई तरकीब खोज रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे जगदीश शेट्टार की, जिन्होंने अपनी हार के लिए धन बल को जिम्मेदार ठहराया है। जगदीश शेट्टार का जो बयान सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में धन बल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो उनका बयान सामने आया तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर धन बल की अगर इतनी बड़ी भूमिका रही तो बीजेपी बाकी सीटों पर धन बल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाई? बाकी सीटों पर वो क्यों जीत हासिल नहीं कर पाई? जाहिर तौर पर ये अपनी हार को एक्सेप्ट करने के अलावा एक दूसरा तरीका कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके उम्मीदवार की ओर से खोजा जा रहा है। क्योंकि ईवीएम को वो दोष नहीं दे सकते हैं, जीत उनकी कर्नाटक में हुई है। तो ऐसे में अब धन बल का जो जिक्र है वो दरअसल जगदीश शेट्टार की ओर से किया गया है। आपको याद होगा कि ये वही जगदीश शेट्टार हैं जो कि बीजेपी के लीडर थे कर्नाटक में, और आपको ये बता दें कि मुंबई सरकार में ये मंत्री भी रहे, विधायक भी बीजेपी के टिकट पर ये बने। और उसके बाद जब इन चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से वो उम्मीदवार चुने गए, कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार बने और चुनाव अपने ही शीशे से हार गए। और हार का जो कहीं ना कहीं जिक्र है, हार का जो दोष है वो धन बल को दे रहे हैं। सवाल ये भी उठेगा, अगर कर्नाटक चुनाव में वो कह रहे हैं कि धन बल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या धन बल के बल पर ये चुनाव जीता? तो कई सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं जगदीश शेट्टार की इस हार के बाद और हार के बाद जो बयान उन्होंने दिया है उसके बाद कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। तो एक तरफ ये हारे हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं जो अपनी हार को एक्सेप्ट करने के बजाय इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि बीजेपी ने अपनी हार को स्वीकार किया है। खुद प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट करते हुए कर्नाटक में इस जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई दी गई है। लोग ये कह रहे हैं कि यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी ने, जहां बीजेपी हार को स्वीकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर हारती है या विपक्ष का कोई दल हारता है तो वो सीधा ईवीएम को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देता है। आपको ये बता दें कि कर्नाटक का जो चुनावी नतीजा सामने आया है उसके बाद न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता खुश हैं, बल्कि पूरा जो
विपक्षी खेमा है वो कांग्रेस पार्टी की इस जीत के जश्न में डूबा हुआ है। ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और यहां तक कि कश्मीर के नेता, चाहे फिर वो फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, उनका ट्वीट, उनके बयान सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ महबूब मुफ्ती का बयान सामने आया है और मुफ्ती ने कर्नाटक की जीत जो है एक उम्मीद की किरण बताया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की जीत के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ये महबूब मुफ्ती का बयान है। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने नफरत की राजनीति को खारिज करने के लिए कर्नाटक के लोगों को बधाई दी है। तो इस तरह के ये बयान हैं जो लगातार विपक्ष के सामने आ रहे हैं, जो तमाम विपक्ष के नेता हैं। कर्नाटक के जो लोग हैं, जो कर्नाटक का वोटर है, उसने आज पूरे मुल्क को एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है वहाँ से, जहाँ पर बीजेपी ने हिज़्ब मामूल जैसे वो उनकी रूटीनली जो उनकी आदत रही है हमेशा, बहुत कोशिश की सिचुएशन को कम्युनलाइज करने की। यहाँ तक कि उन्होंने बजरंग बली को भी बीच में लाया, मज़हब को बीच में लाया, हिंदू मुसलमान लाया। प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें बहुत ही जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सिचुएशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस लाइंस पे लेने की। मगर उसके बावजूद जिस तरह से वहाँ के लोगों ने जो इसको दरकिनार करके डेवलपमेंट के मुद्दे पे जो कांग्रेस ने चलाया, चाहे राहुल गांधी ने चलाया, चाहे प्रियंका गांधी या बाकी है, जो उन्होंने डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जो उन्होंने अपना नैरेटिव रखा और उसको लोगों ने वोट दिया, ये मैं समझती हूँ एक अच्छी खबर है। क्योंकि अगले साल पूरे मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं और जो मुल्क के हालात हैं दिन ब दिन जो है मुल्क की जो जमहूरी कदरें हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, भाईचारा जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आज कर्नाटक से एक अच्छी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह जो है बाकी मुल्क के लोग भी कम्युनल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करके तरक्की के लिए और मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए वोट देंगे। कर्नाटक तो झांकी है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र बाकी नहीं है। कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती, पराजित कर सकती है। जो 1978 में हो गया था, यही अब कर्नाटक से शुरुआत हो गई है। इसलिए हमने कर्नाटक की जनता का अभिनंदन किया। बजरंग बली ने तो प्रचार में ज़रूर हिस्सा लिया, लेकिन उनका प्रचार रहा जनता के साथ। कांग्रेस जीत गई, उसका मतलब बजरंग बली बीजेपी के साथ नहीं था, बजरंग बली कांग्रेस के साथ रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजरंग बली को लाया प्रचार में। हमारे गृह मंत्री बोल रहे थे अगर बीजेपी हार गई तो दंगे हो जाएंगे। कर्नाटक तो बहुत शांत है और खुश है, आनंद मना रहा है। कहाँ है दंगे? आप धमकियाँ दे रहे थे, आपका पूरा कैबिनेट वहाँ बैठा था। क्या हो गया? जनता के सामने आपका कुछ नहीं चला, जनता ने आपको पराजित किया। 2024 की तैयारी हो चुकी है। आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की प्रमुख लोगों की बैठक है शरद पवार जी के नेतृत्व में, और हम एक साथ बैठकर 2024 की तैयारी के बारे में आज हमारी बातचीत शुरू हुई। जिस प्रकार से ये चला था कि मोदी लहर बरकरार है 2014 ये लहर बेर कुछ नहीं होती है, अब हमारा बहर आ जाएगा। ये लहर बेर सब खत्म है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बीजेपी के पतन की शुरुआत देश में इस जीत के साथ हो चुकी है। ये ममता बनर्जी का बयान है। तो वहीं उद्धव गुट के जो नेता हैं संजय राउत, वो ये कह रहे हैं कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। कर्नाटक ने दिखाया कि जनता की तानाशाही को पराजित कर सकती है। कांग्रेस जीत गई, जिसका मतलब बजरंग बली कांग्रेस के साथ थे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे कि बीजेपी हार गई तो दंगे होंगे, कर्नाटक शांत है, खुश है, और कहां है दंगे? ये सवाल संजय राउत की ओर से पूछा गया है। तो अभी जो वो जिक्र कर रहे हैं दंगों का, जाहिर तौर पर कर्नाटक में आने वाले वक्त में तस्वीर देखनी होगी। लेकिन कर्नाटक में जो कांग्रेस जीती है और जीत के साथ जिस तरीके से वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, वो तस्वीर भी संजय राउत को जरूर देखनी चाहिए कि आखिर
कांग्रेस की जीत के ठीक बाद किस तरह की नारेबाजी जो है वो कर्नाटक में शुरू हो गई है। ये संजय राउत का बयान है, लेकिन तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। और जैसा कि महबूब मुफ्ती का जिक्र किया है, पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती जो पाकिस्तान की हमदर्द मानी जाती हैं, जिस तरीके से वो आतंकी संगठनों या फिर आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों की वकालत करती हैं, जाहिर तौर पर उन्होंने कर्नाटक की जीत का जश्न मनाया है। चूंकि कर्नाटक में जिस तरीके की ये जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है, तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करके कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता पर काबिज हुई है, वहां उन्होंने जीत हासिल की है। महबूब मुफ्ती कांग्रेस की इस जीत से काफी खुश है और ये कह रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ये एक उम्मीद की किरण है। उन्होंने सांप्रदायिक और धार्मिक राजनीति के माध्यम से बड़े पैमाने पर समर्थन हासिल करने की बीजेपी की कोशिशों के बीच विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर पार्टी के वादों पर कांग्रेस का समर्थन करने के लिए कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद दिया है। यानी वो ये कह रही हैं कि कर्नाटक की जनता ने जो है सांप्रदायिक और धार्मिक राजनीति पर वोट नहीं किया, उन्होंने विकास पर वोट किया। ये महबूब मुफ्ती का बयान है। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला भी कुछ इस तरह की ही बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि कर्नाटक के लोगों को उन लोगों को नकारने के लिए बधाई दी जो देश को धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं। धार्मिक आधार पर देश को कौन बांट रहा है, ये साफ तौर पर तस्वीर नजर आ रही है जब ये जिक्र होता है कि बजरंग दल को बैन कर देंगे, लेकिन पीएफआई पर जब बैन लगाया जाता है तो यही फारूक अब्दुल्ला, यही महबूब मुफ्ती, इनकी बौखलाहट देखने को मिलती है। ये तिलमिलाए हुए नजर आते हैं। ये उसको एक राजनीतिक संगठन करार देते हैं। जब आतंकी संगठनों पर बैन लगता है, पीएफआई जैसे आतंकी संगठन ही हैं जिन पर गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है, लेकिन इन तमाम नेताओं के पेट में दर्द होता है। बजरंग दल जैसे संगठनों को ये बैन करना चाहते हैं, तो धार्मिक आधार पर देश को कौन बांट रहा है ये साफ तौर पर दिखाई देता है। और इस तरह की बयानबाजी जो है वो अब देखने को लगातार मिल रही है। संजय राउत लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी लहर जो है वो खत्म हो चुकी है, अब हमारी लहर पूरे देश में आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। आज शरद पवार की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई है। हम इस बैठक में 2024 के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी तैयारी शुरू करेंगे। जाहिर तौर पर कर्नाटक का ये चुनाव अहम माना जा रहा था, लेकिन जहां तक बात विपक्षी दल की एकता की है तो मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल कोशिश भले ही तमाम हो रही हो कि विपक्ष एकजुट हो जाए, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की जीत पर जो तमाम विपक्षी नेता जश्न मना रहे हैं, जो जश्न में डूबे हुए हैं, ये तमाम वही चेहरे हैं जो कांग्रेस के साथ चुनाव 2024 में लड़ना नहीं चाहते हैं। जो कि ममता बनर्जी वो खुद अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताती हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल वो खुद अपने आप को जो है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हैं। तो किस तरह से विपक्ष एकजुट हो पाएगा, किस तरह से ये विपक्ष मिलकर मोदी लहर को 2024 में खत्म कर पाएगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि संजय राउत की ये तमाम जो बयानबाजी है आखिर ये कितनी रंग 2024 में लाती है। लेकिन फिलहाल ये जो जीत के बाद तस्वीर नजर आ रही है, ये साफ तौर पर बता रही है कि एक तरफ बीजेपी पर अभी भी कांग्रेस के हारे उम्मीदवार जो हैं वो दोष मढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपनी हार को एक्सेप्ट करके उन तमाम चीजों का आकलन कर रही है जिसकी वजह से उनकी ये हार हुई है, ताकि 2024 में अपने इस पूरे जो चुनावी प्रदर्शन उनका रहा है उसमें सुधार कर पाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।